हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे टीसीटी कमीशन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है टीसीटी कमीशन क्वेश्चन पेपर के नाम से, वहाँ पर आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और हम सभी पार्ट दोस्तों इसके डिस्कस करेंगे। और जितने भी हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं टीसीटी कमीशन के, मेडिकल हो गया, आर्ट्स हो गया या फिर नॉन मेडिकल हो गया, सभी के हम क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये टीसीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम पहले 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज दोस्तों इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे वो एचपी जीके और जो रीजनिंग सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ये रहने वाली है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 to 55 हमने देखना है। ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है। ये जो आपको वर्ड दिया हुआ है, तो फर्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है दोस्तों वो है डेलिटीरियस। तो डेलिटीरियस का आपका दोस्तों इसका आपको सही मीनिंग बताना है, सॉरी मीनिंग नहीं, ऑपोजिट मीनिंग बताना है दोस्तों। इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है दोस्तों इसका हानिकारक या फिर विषैला। तो हानिकारक या फिर विषैला, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग आपको देखना है। तो यहाँ पर हानिकारक दिया हुआ है, तो इसका जो सही ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होता है दोस्तों? ये होता है लाभदायक। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फेस। तो कन्फेस आपको वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन है ग्रांट, कंसीड, कंसील या फिर एक्नॉलेज। तो दोस्तों कन्फेस का अर्थ क्या होता है? कन्फेस का अर्थ होता है दोस्तों जैसे स्वीकार करना, अपराध को स्वीकार करना कन्फेस का सही मीनिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी जो है वो इसका ऑपोजिट मीनिंग सही हो जाएगा कंसील। कंसील का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों छिपाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबस्ट। तो रोबस्ट का आपको सही मीनिंग पहले पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप इसका ऑपोजिट मीनिंग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों रोबस्ट का अर्थ जो होता है वो होता है मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं। तो इसका जो आपको ऑपोजिट मीनिंग फाइंड करना है, तो ऑपोजिट मीनिंग इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फीबल। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। फीबल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फीबल का अर्थ होता है दुर्बल या फिर कमजोर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक का आपको ऑपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है एक्यूरेट, वैग्यू, इंस्पायर्ड या फिर ग्रांटेड। तो दोस्तों स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक होता है किसी विशेष यानी कि बिल्कुल क्लियर। तो दोस्तों इसका जो ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा वैग्यू। वैग्यू क्या होता है दोस्तों? स्पष्ट बोल सकते हैं, मतलब जो क्लियर ना हो, पूरी तरह से आइडेंटिफाई ना हो। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वैग्यू। नेक्स्ट है एजिटेटेड। तो एजिटेटेड का आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो एजिटेटेड का अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है उत्तेजित करना। तो इसका जो उत्तेजित करना या फिर उकसाना इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों काम। तो काम क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल शांत। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, काम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब आपको दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग जो है वो इसकी फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है बेट की सही स्पेलिंग इसमें कौन सी है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो बेट की जो सही स्पेलिंग है वो है दोस्तों ऑप्शन ए में WEIGHT। बेट जो है इस तरह लिखा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा, वेट। नेक्स्ट है दोस्तों आपको डेप्रिसिएट की सही स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों डेप्रिसिएट 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आप ध्यान से देखिए इसमें कौन सी इसकी राइट स्पेलिंग है। तो दोस्तों जो डेप्रिसिएट है, डेप्रिसिएट की जो राइट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा। डेप्रिसिएट का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है दोस्तों जैसे कीमत या फिर मूल्य को कम करना। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपको परजरी की दोस्तों आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो परजरी जो है आपको देखना है कौन से ऑप्शन में इसकी राइट स्पेलिंग है। तो परजरी का आपको पहले अर्थ पता होना चाहिए। इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, परजरी का अर्थ क्या होता है? परजरी का अर्थ होता है दोस्तों जैसे झूठा साक्ष्य यानी कि झूठा उदाहरण देना। तो ऑप्शन इसका झूठा गवाह बोल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दोस्तों परजरी की राइट स्पेलिंग दी हुई है, PERJURY। नेक्स्ट है कमेटी। तो कमेटी की स्पेलिंग दोस्तों मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चे यहाँ पर काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो दोस्तों कमेटी की जो राइट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए में COMMITTEE। तो कमेटी जो है दोस्तों ऑप्शन ए में इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में कमेटी की राइट स्पेलिंग दी हुई है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड। तो आपको रिकमेंडेड की राइट स्पेलिंग बतानी है।
आपने देखना है कौन से ऑप्शन में रिकमेंडेड की राइट स्पेलिंग है। तो रिकमेंडेड की जो सही स्पेलिंग है दोस्तों वो है ऑप्शन ए में RECOMMENDED जो है ये रिकमेंडेड की सही स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब दोस्तों आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो फिल करना है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो 61 क्वेश्चन है, सक्सेस इज डैश डैश ऑन हार्ड वर्क। तो आपको बताना है क्या आएगा, डिपेंड, डिपेंडेंट, डिपेंडेड या फिर डिपेंड्स। तो दोस्तों सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम डैश डैश गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इसका, राम इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, आई वॉज डिलाइटेड डैश डैश योर सक्सेस। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन से प्रेपोजिशन एट, टू, इन या फिर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। तो आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस। नेक्स्ट है, आई डैश डैश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है बन रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आई जो है दोस्तों ये कौन से हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करता है। तो आई के साथ दोस्तों हैव का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा आई हैव बीन, ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, दे डैश डैश नॉट नो मी। तो आपको बताना है यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, आर, डू, डज या फिर इज। तो दोस्तों दे डोंट नो मी, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, डू का प्रयोग किया जाएगा, दे डू नॉट नो मी। तो इंग्लिश सेक्शन जो है दोस्तों वो कंप्लीट हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे HPGK। तो HPGK के दोस्तों इसमें 25 के करीब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है HPGK का, वो है अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC। तो महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी थी। कौन सा वह शासक था। ऑप्शन है सांबर, सुशर्मा चंद्र, दिवोदास या फिर भीम। तो दोस्तों ये रखी गई थी सुशर्मा चंद्र के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सुशर्मा चंद्र। दोस्तों जो कांगड़ा का किला है या फिर नगरकोट का किला है उसका निर्माण भी सुशर्मा चंद्र के द्वारा ही करवाया गया था। और ये जो राजा है दोस्तों सुशर्मा चंद्र, इसमें जो पांडवों और कौरवों का जो महाभारत युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें कौरवों की ओर से दोस्तों इसने पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, यानी कि कौरवों की इसने सहायता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ जगसुक ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगसुक की राजधानी रहा। दोस्तों जगसुक जो थी ये कहाँ की राजधानी, यहाँ पर जरा क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा है। तो कुलूट की जो राजधानी है वो जगसुक रही थी, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, कुलूटा। कुलूटा दोस्तों वर्तमान में कुल्लू को कहा जाता था, यानी कि वर्तमान के कुल्लू को उसमें कुलूटा के नाम से जाना जाता था। तो जो कुल्लूत रियासत थी इसकी स्थापना दोस्तों विहंग मणिपाल के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP बिकेम यूनिट टेरिटरी इन द ईयर। तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 15 अप्रैल 1948 को दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है वो अस्तित्व में आता है, उसे मुख्य युक्त प्रांत जो है वो बना दिया जाता है। लेकिन जो यूनिट टेरिटरी बनता है हिमाचल प्रदेश वो बनता है 1956 में। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 1956 में। नेक्स्ट है, द ड्राइएस्ट प्लेस इन HP इज। तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान कौन सा है आपको बताना है, कल्पा, केलोंग, स्पीति या फिर पांगी। तो सर्वाधिक जो सूखा स्थान है वो है स्पीति, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 50 mm से भी काफ़ी कम वर्षा रिकॉर्ड करी जाती है। नेक्स्ट है, द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ HP इज। तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा है पश्चिम में तिब्बत, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों पश्चिम में जो राज्य है वो है पंजाब, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, पंजाब। अगर पूछा होता दक्षिण में तो हरियाणा इसका राइट आंसर होना था, और पूछा होता दोस्तों पूर्व दक्षिण यानी कि पूर्व दक्षिण में तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो सकता था। और तो दोस्तों और अगर तिब्बत पूछा होता तो तिब्बत जो है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ है, तो ये पूर्व में पड़ता है। पूर्व में दोस्तों जो किन्नौर जो ज़िला है उसके साथ दोस्तों बाउंड्री शेयर करता है
तिब्बत जो है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन HP इज़, तो हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों काफ़ी इजी जो HP GK था वो पूछा गया था। पहले इस जो कमीशन हुआ था ये कौन सा पोस्ट कोड है, मैंने आपको बताया है 631 जो पोस्ट कोड है ये था। तो दोस्तों काफ़ी इजी उसमें GK जो था पूछा गया था। उसके बाद एक और कमीशन कंडक्ट हुआ था, उसका पोस्ट कोड में भी 794 या फिर 95 के करीब दोस्तों उसका पोस्ट कोड था। उस पेपर को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है दोस्तों वो है गोविंद सागर, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, गोविंद सागर। तो कहाँ है दोस्तों, यह है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर दोस्तों ये बनी है। और इसका एरिया जो है दोस्तों तो 168 वर्ग किलोमीटर दोस्तों ये एरिया में फैली हुई है। और जो बात करें रेणुका की, तो रेणुका दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो कहाँ है, तो वो है दोस्तों आपके सिरमौर में। और खजियार जो है दोस्तों यह पड़ती है आपके चंबा में। और जो चंद्रताल है ये है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है द रिवर चिनाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज नोन एज, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों जो वैदिक पीरियड था उसमें चिनाब नदी को जाना जाता था अस्कनी नाम से, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब का जो वैदिक नाम था दोस्तों वो था अस्किनी। नेक्स्ट है चोलंग पीकिज, जो अर्जिकिया है दोस्तों ये किसका नाम था, तो ये था ब्यास नदी का। चोलंग पीक इज लोकेटेड इन द, तो चोलंग चोटी जो है दोस्तों कहाँ अवस्थित है, दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये पड़ती है आपके कांगड़ा जिले में। और कांगड़ा जिले में कौन सी रेंज पड़ती है, तो दोस्तों ये पड़ती है धौलाधार पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, धौलाधार पर्वत श्रेणी कांगड़ा की दोस्तों ये हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है द पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर, तो आपको बताना है जो पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों कहाँ लोकेटेड है ये, तो ये लोकेटेड है डलहौजी के समीप। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, डलहौजी के पास में ही दोस्तों है पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज लोकेटेड एट, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों कहाँ अवस्थित है, तो ये है परवाणु में। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, परवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा, चंबा में जो रंग महल है दोस्तों उसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों चंबा के राजा थे, महान राजा थे उमेद सिंह, उनके द्वारा दोस्तों चंबा के जो रंग महल था उसका शिलान्यास किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, उमेद सिंह। और जो राजा साहिल बर्मन है दोस्तों इनके द्वारा चंबा शहर की स्थापना करी गई थी और जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसकी स्थापना भी करी गई थी। और दोस्तों चंबा रियासत यानी कि इसकी जो राजधानी थी दोस्तों ब्रह्मपुर से चंबा जो स्थानांतरित करी थी वो भी राजा साहिल बर्मन के द्वारा करी गई थी। और जो लक्ष्मण बर्मन है राजा दोस्तों इनके द्वारा जो हरिराय का मंदिर है वो बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ एक मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ भंगनी टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड द राजा ऑफ, दोस्तों भंगनी साहिब का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के मध्य हुआ था आपको बताना है, बिलासपुर, बुशहर, कांगड़ा या फिर जसवां। तो दोस्तों जो भंगनी साहिब का युद्ध हुआ था ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, बिलासपुर के वे राजा थे। तो दोस्तों हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरी हिस्ट्री जो है वो कवर करी है, यानी कि पूरी हिस्ट्री की वीडियो बनाई है, लगभग 30 मिनट की दोस्तों वह वीडियो है। और आपको इसमें पूरी जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी हिस्ट्री बताया गया है A to Z। अगर आप दोस्तों पूरा हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बिलासपुर की तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है हिमाचल डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी आसानी से। कांगड़ा की भी हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री और चंबा की भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया अगर आप चाहते हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट की भी हम हिस्ट्री कवर करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री जो है हम कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर रामपुर बुशहर रियासत के अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश, किस वर्ष में रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई, तो किस वर्ष आई थी दोस्तों, ये आई थी 1815। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 1815 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों गोरखाओं पर दोस्तों ब्रिटिशों ने विजय पाली तो उसके बाद दोस्तों 1815 के बाद ये जो रियासत थी बुशहर रियासत दोस्तों ये अंग्रेज़ों के अधीन आ गई। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिट शिमला इन 1921, तो 1921 में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया था, तो कौन शिमला नहीं आया था दोस्तों, इसमें लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और जो महात्मा गांधी थे दोस्तों ये तीनों शिमला आए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नहीं आए थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
बाल गंगाधर तिलक। और महात्मा गांधी पहली बार कब आए थे दोस्तों शिमला? तो ये 1921 में ही आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर पीटर हॉफ वाज डिस्ट्रॉयड इन ए मेजर फायर? किस वर्ष दोस्तों पीटर हॉफ में एक भीषण अग्निकांड हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1981 में। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, 1981 में। नेक्स्ट है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेट अप इन थ्योग इन 1947? तो 1947 में थ्योग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना था? तो दोस्तों कौन बने थे दोस्तों? तो वो बने थे सूरतराम प्रकाश। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सूरतराम प्रकाश जो थे दोस्तों 1947 में थ्योग में गठित स्वतंत्र सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। और दोस्तों सर्वप्रथम जो शामिल होने वाली रियासत थी भारत में वो भी थ्योग ही थी, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दीज आर कंसीडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ? तो आपको बताना है गद्दी जो हैं वो दोस्तों किसके वंशज माने गए हैं? ठाकुर, ब्राह्मण, खत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों गद्दी जो हैं वो वंशज माने गए हैं खत्रीज के। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों जो गद्दी ट्राइब है कहाँ पाई जाती है? ये मूलतः पाई जाती है दोस्तों भरमौर में, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन दास वर ओरिजिनली द पीपल बिलोंगिंग टू? कुलीन दास मूलतः निम्न में से संबंध रखने वाले लोग थे। तो दोस्तों कहाँ से ये संबंध रखने वाले लोग थे? तो ये थे शिमला और सिरमौर हिल्स। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, शिमला और सिरमौर की पहाड़ियों से ये संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है दोस्तों? कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों कांगड़ा के अंद्रेटा में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा, कांगड़ा के अंद्रेटा में। और रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ है दोस्तों? तो वो पड़ती है कुल्लू के नगर में। नेक्स्ट है, द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल इज लोकेटेड इन द बिल्डिंग फेमस एज? दोस्तों हिमाचल प्रदेश का आपको बताना है जो राज्य संग्रहालय है वो किस सुप्रसिद्ध भवन में है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो है दोस्तों चौड़ा मैदान जो है उसके साथ जो पहाड़ी लगती है एनवरम करके, उसका शायद नाम है एनवरम करके, वहाँ पर दोस्तों ये जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न हिमालयाज वाज लोकेटेड एट? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपको पूछा गया है कि पश्चिमी हिमालय में, हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है पूरे वेस्टर्न हिमालय की। तो आपको बताना है कि पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रोलिक जो पावर प्रोजेक्ट था वो कहाँ स्थित था? दोस्तों कहाँ था? तो ये था मंडी के जोगिंदरनगर में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो जोगिंदरनगर में दोस्तों शानन परियोजना जो थी वो वेस्टर्न हिमालय की पहली परियोजना थी। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों ये जो शानन परियोजना बनी थी दोस्तों ये कौन सी रिवर के ऊपर बनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा सेब कहाँ होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं शिमला में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम सेब की किस्मों की बात करें तो दोस्तों सेब की जो कुछ एक किस्में हैं दोस्तों, जैसे रोम ब्यूटी, आरल शानबरी, रेड डिलीशियस, ब्यूटी ऑफ शिमला, ये जो हैं दोस्तों ये सेब की किस्में हैं। नेक्स्ट है, द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों आपको बताना है वो कहाँ है? शिमला, मंडी, धर्मशाला या फिर सोलन? तो दोस्तों SCERT जो है ये कहाँ स्थित है? ये है सोलन में। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हिमाचली ऑनर्ड विद पद्मश्री वॉज? पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी कौन था? तो सबसे पहले दोस्तों कौन से हिमाचली को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था? तो ये थे दोस्तों कैलाश महाजन। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कैलाश महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी इज? तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? ये था 123। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, 123। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये हैं करंट अफेयर के। तो ये क्वेश्चन थे उसमें पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, तो अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है 101 से, एज फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू? जैसे पुष्प का संबंध पंखुड़ी से है वैसे ही जो पुस्तक है वो संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? वो है पृष्ठों से, पेज से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृष्ठों से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, 3 इसमें किसी ना किसी तरह से समान है, लेकिन एक जो है वो डिफरेंट है। तो आपको बताना है जो अलग जो है वो फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो इसमें जो 3 हैं 144, 169 और 256 जो है दोस्तों ये स्क्वायर हैं। तो 144 जो है दोस्तों ये 12 का स्क्वायर है,
169 जो है ये 13 का स्क्वायर है और जो 256 है ये 16 का स्क्वायर है, लेकिन 288 दोस्तों किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा, 288। नेक्स्ट है हाउ मैनी लेटर आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें तथा दाहिने तरफ से 7वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। वर्णमाला जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है दोस्तों, इसमें आपको पता है टोटल कितने लेटर होते हैं, टोटल होते हैं 26। तो दोस्तों 8 बाएं से हो गए और 7 हो गए दाएं से, तो 8 और 7 कितने हो गए 15, और टोटल कितने बच गए बीच में, वो बच गए 11। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द 3rd, 5th, 7th एंड 9th लेटर ऑफ द वर्ड डाउन ग्रेडेड। तो दोस्तों और सभी वर्ड जो है दोस्तों एक बार यूज़ करने हैं दोस्तों। इसमें तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है W यहाँ पर, और पांचवा कौन सा है, तो तीसरा W हो गया, पांचवा हो गया G, सातवां हो गया A और नौवां हो गया दोस्तों E। तो डब्ल्यू जी आगे आएगा, WG आगे आएगा A, यहाँ पर A आएगा और इसके बाद आएगा E। तो दोस्तों WGAE का दोस्तों यूज़ करके दोस्तों पूछा गया है कि कितने शब्द जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और एक वर्ड को दोस्तों एक ही बार यूज़ करना है। तो इसमें दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1 ओनली, एक वर्ड जो है इससे जोड़ करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है इफ़ वाटर इज रिटन एज YCVGT देन व्हाट इज रिटन एज HKTZ। तो दोस्तों इसमें जो कोडिंग हुई है, जैसे W है तो W एक छोड़ के, जैसे W X और Y, तो एक छोड़ के दोस्तों एक एक अक्षर छोड़ के लिखा गया है, जैसे A तो B को छोड़ के C और T U को छोड़ के B और जो E है दोस्तों E F को छोड़ के G और S को छोड़ के T लिखा गया है। लेकिन सेम सीक्वेंस में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था HI, यहाँ पे आना था J, उसके बाद J, उसके बाद KL, उसके बाद आएगा M, उसके बाद आएगा TU, इसके बाद आएगा B और इसके बाद GHI। तो दोस्तों ये जो था इसका राइट आंसर बनना था, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो राइट आंसर करा है आंसर की में वो करा है ऑप्शन B, जो कि उल्टा कर दिया है। जैसे ये जो है ये बाद में टर्म यूज़ करी है, यानी कि F है और F के बाद क्या आता है, एक छोड़ के G, ये आ गया H और I के बाद IJ, ये आ गया K, यानी कि दोस्तों ये जो है फायर के बाद दोस्तों ये वाली टर्म बन रही है। वैसे इसका राइट आंसर होना था JMBI, लेकिन ऑप्शन बी को इन्होंने करेक्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास। दोस्तों सोहन का जो कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 26वां स्थान है। तो यहाँ पर पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां, तो दोस्तों 7 प्लस 26 एंड -1, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, क्योंकि दोस्तों 7 ऊपर से 7वां है नीचे से 26वां है, तो उसकी रैंक जो है वो 2 बार काउंट करी है, इसलिए -1 करा। और कक्षा में कुल कितने छात्र हो गए, वो हो गए 32, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टुवर्ड ए बॉय बीना सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू बीना। तो एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बीना कहती है वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो वह लड़का जो है वो बीना से किस तरह संबंधित है, तो वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि वह अपने पापा की बात कर रही है कि पुत्र का पुत्र, तो वो उसका क्या लगा, वो लगा भाई। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी। दोस्तों यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाते हैं तो उत्तर पूर्व क्या होगा, तो काफ़ी ईजी है, ये होगा दक्षिण। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 84 डेज। यदि आज बुधवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आज बुधवार है तो 84 डे, तो 1 वीक कितना होता है दोस्तों, 1 वीक होता है 7 डेज, तो 84 है यहाँ पे तो 7, तो इसको काटेंगे तो 12 सते 84, यानी कि 84 दिन के बाद की बात हो रही है। तो सेम दोस्तों 84 दिन के बाद जो डे होगा वो होगा बुधवार, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एज ऑफ फादर इज थ्राइस ऑफ हिज सन इफ द सम ऑफ देयर एज इज 40 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ फादर। दोस्तों पूछा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यदि उनकी आयु योग जो है वो 48 है तो आपको पिता की आयु जो है वो बतानी है। दोस्तों
यहाँ पर इन क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पर पिता के आंसर में पिता की एज दी हुई है। मानो अगर पिता की एज 30 होती तो उसके बेटे की एज कितनी होनी थी दोस्तों? तो उसके बेटे की एज होनी थी 10, क्योंकि 3 गुना पूछा है। तो 30 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 40, जबकि योग कितना है? 48। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगर 32 लें तो दोस्तों 32 का हमने हाफ करेंगे तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। अब 36 को लेते हैं तो 36 है, तो 36 इसका जो 3 गुना इसके, तो बेटे की एज आ गई 12, और 36 और 12 कितने हो गए दोस्तों? 48। तो हाँ, ये राइट आंसर हो सकता है। तो यही राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछा है जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर पिता की आयु 36 है तो उसका तीसरा हिस्सा है 12, तो 12 तो यहाँ 36 हो गया, और 36 और 12 टोटल इनका योग हो गया 48। तो पिता की आयु कितनी आ गई दोस्तों? 36 वर्ष। काफ़ी इजी मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों हमने रीजनिंग, इंग्लिश और HPGK के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो आज डिस्कस कर लिए हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों अब बचते हैं ओनली GK, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन जो हैं, साइंस, इन सभी के क्वेश्चन जो हैं वो बचते हैं। और दोस्तों एक ही वीडियो में दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो लगभग 60 के करीब क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वो एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब तक चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।